गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं? जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, फिर क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको सिंस ऑफ फॉर के लिए एक स्पेशल क्लास हो गई पूरी, उसमें सिंस ऑफ फॉर ही खत्म हो पाया। आप सबको आशा करता हूँ बेहतरीन समझ में आया होगा और उसे खूब अच्छे से आपको समझ में आ गया है। सिंस फॉर जितना अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आपकी सिंस फॉर से ही कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो सिंस फॉर आप लोगों ने सीख लिया बहुत अच्छे से। अब उसके बाद हम सबको सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या सीखना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी इसी पर हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज की जो हमारी क्लास है मेरे प्यारे भैया, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखना शुरू करेंगे। अच्छा, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक, मैं थोड़ा और नीचे लिखता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तो बराबर दिख रहा है ना सभी को? बराबर दिख रहा है? ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, जो टाइम के लिए था, सिंस ऑफ फॉर, इस पर चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में कर लिया है मेरे भैया। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कर लिया, उसमें सिंस ऑफ फॉर का आपको स्पेशल यूज करा दिया हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो इसकी कॉन्टिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन पे रहेगी। किस पे रहेगी? ट्रांसलेशन पे रहेगी। तो अब जो बात होगी वो थोड़ी सी समझने की ये बात होगी कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है, इसका मतलब ये कहता है कि इसमें कुछ तो काम परफेक्ट हो गया होगा, कुछ तो काम पूरा हो गया होगा, और कुछ काम ऐसा होगा जो अभी चल रहा होगा। कुछ काम ऐसा होगा जो अभी चल रहा होगा। तो मैंने ऐसा कहा था कि a part of an action is completed and rest of it is going on। मतलब एक काम का कुछ भाग तो खत्म हो गया है, एक काम का कुछ भाग तो खत्म हो गया, लेकिन उसका बाकी भाग जो है, जो बचा हुआ भाग है, वो अभी भी चल रहा है। वो अभी भी क्या है? चल रहा है। ऐसा हमने आपके साथ चर्चा किया हुआ था। तो ये चीजें हम लोग इसमें अब करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि इसके वाक्यों को पहचानना, इसके वाक्यों को पहचानना कि किस टेंस का ये वाक्य है। तो अगर हम पहचान की बात करें तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पहचान की बात करें तो समझना पड़ेगा कि इसके वाक्यों के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, और इतना देखने को मिलेगा। तो आप कहोगे सर ये तो अगर देखने को मिलेगा तो इसे तो हम कॉन्टिन्यूअस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कॉन्टिन्यूअस मान लेंगे। और ये टेंस जो आप पढ़ा रहे हो हमें, वो तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है ही नहीं, वो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इतना तो लास्ट में आएगा ही आएगा। इनके साथ में एक चीज और आएगी, समय। क्या रहेगा? समय। समय दिया गया रहेगा। या ऐसा होगा कि कोई काम पास्ट में तो शुरू हुआ था, जिसका कुछ भाग खत्म हो गया और उसका प्रभाव अभी भी जारी है, उसका प्रभाव अभी भी हमारे ऊपर है, तो उसे हम लोग जो कहेंगे उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आई होगी। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब्स की। किसकी आती है बात? हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो हैज और हैव लगते हैं। क्या लगते हैं? हैज और हैव लगते हैं। अब आप कहोगे नहीं सर हैज हैव नहीं लगते, हैज बीन हैव बीन लगते हैं। अब जरा याद रखना, हैज बीन और हैव बीन क्यों लगता है? ये जेन्युइन यही है, मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब यही है, लेकिन ये जो होते हैं ये अपने बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मांग रहे होते हैं।
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मांग रहे होते हैं, ये अपने बात क्या मांगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगेगा। लेकिन आप बताओ मुझे कि जब कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा पाओगे, क्या नहीं लगा पाओगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा पाओगे, क्या नहीं लगा पाओगे। क्या लगाओगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे आप बनाते थे उसमें क्या लगाते थे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे मैं कहता था प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आप बताओ हैज या हैव अपने बात डायरेक्ट तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लेगा नहीं, डायरेक्ट तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म नहीं लेगा ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यहां पर भी आप देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आप मुझे बताओ क्या हैज और हैव के साथ मैं डायरेक्ट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगा सकता हूं, तो कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि हैज तो आपने मैंने पहले बताया आपको, हैज हैव या तो मॉडल है, या तो आप ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज करते हो, या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हो। मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज होता है तब भी नहीं लेता, और अगर आप इसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हो तो ये केवल अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ले सकता है, आप जानते हो। अब आप मुझे बताना क्या हैज के साथ मुझे कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा क्या, हैव के साथ मुझे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा क्या, हाँ आपने कहा। लेकिन आप मुझे बताओ क्या हैज के बाद ये वाला जो फॉर्म था, ये वाला जो फॉर्म था वो अवेलेबल है, आप कहोगे नहीं अवेलेबल है। ये अवेलेबल है, आपने कहा नहीं अवेलेबल है। तो अगर ये अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट ये भी तो नहीं लगाया जा सकता। अगर हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब मुझे दोनों की कमी को पूरी करनी है, मुझे दोनों की कमी को पूरी करनी है कि इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आए और आईएनजी भी आए। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, एक ही चीज तो ले सकता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले, या कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़वा ले, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ले। तो कैसे समझोगे, दोनों समझो जरा। अब आप मुझे बताओ ये जो बी फॉर्म होता है, बी फॉर्म होता है, इस बी वाले फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ सकते हो क्या, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं। हमने कहा बी फॉर्म क्या है, तो आपने हमसे बताया था इच, एम, आर, वॉच, वर, कहोगे। अब ये इच, एम, आर तो यहां पे आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बुक हो गया है। वॉच पर नहीं आ सकता, तो ये कहां पे बुक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बुक है। बचा क्या आपके पास, अब ये खुद बचा बी। तो इसका मतलब ये जो बी है अगर इसी को हम लगा लें तो मेरा काम सेट हो जाएगा। तो हमने बी का थर्ड फॉर्म चूज किया, तो क्या हमारा फॉर्म आया बीन, क्या आया, बीन आया। बी का थर्ड फॉर्म क्या आया, बीन आया। तो मैंने क्या किया कि अब इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था, तो हैव और हैज के बाद हमने लगा दिया बीन, क्या लगा दिया, बीन। अब यहां पर ये जो बीन आया है वो इस हेल्पिंग वर्ब की ये मेन वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब की ये मेन वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब की ये मेन वर्ब है। हैज के बाद ये जो बीन आया हुआ है ये मेन वर्ब है किसकी, इस हेल्पिंग वर्ब की। समझ में आ रहा है, बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूं, मिलेगा नहीं जल्दी। हैज के बाद ये जो बीन आया है, हैव के बाद ये जो बीन आया है, ये दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब है, दोनों के दोनों मेन वर्ब है किसके, इस हेल्पिंग वर्ब को। अब आप मुझे बताओ हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कि नहीं, आ गई। अब आप बताओ कि अगर मैं इस पूरे को देख लूं, पूरे को जोड़ लूं, तो क्या इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ सकता हूं क्या, इसके साथ मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ सकता हूं क्या, तो मैं इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया। अब आपको बहुत सारे लोग ऐसे बता देते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैज बीन और हैव बीन हो गई। हाँ, ये कैसे बनेगी हैज बीन और हैव बीन, अब इसका इसके साथ काम पूरा हो गया। अब हैज बीन पूरा अपने साथ काम पूरा कर लिया, तो ये पूरा मिलकर के एक हेल्पिंग वर्ब बनाएगा, और इसके लिए, इस पूरे के लिए मेन वर्ब कौन बन के आएगी, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऐसे यहां पर भी ये हैव के साथ जैसे ही आपने बीन जोड़ा ये पूरी बन गई हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ क्या आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये हेल्पिंग, ये हेल्पिंग, ये हेल्पिंग, या कौन सा, ये हेल्पिंग वर्ब है इसका, और ये दोनों मिलकर के हेल्पिंग वर्ब बनते हैं इस मेन वर्ब के। अब बात आपको समझ में आई होगी। तो इसमें जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अब मैं भी आपको पुरानी तरीके से कहता हूं, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे वो हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और इसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बोलो इतनी बात आप सबको समझ में आई। दूसरी बात, जो टाइम होता है, टाइम के लिए हम लोग यहां पर दो चीजें सीखे हैं, एक सिंस और दूसरा फॉर। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर के बाद हम लोग यहां पर टाइम एक्सप्रेशन वर्ड लगाते हैं, सिंस और फॉर के बाद हम लोग यहां पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगाते हैं। इतनी बातें शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई, अगर हां तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, हो गया, इतना काम आपका हो गया हो तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप मेरे साथ नोट किया करो, क्योंकि ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब चीजें जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ये बुक्स में नहीं लिखी रहती। बुक्स में सीधा सीधा लिखा रहता हैज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ ये लगाते थे। कैसे हेल्पिंग वर्ब बना, आप मुझे बताओ। हैज और हैव की तो बात हर जगह हुई है, हैज बीन हैव बीन क्यों नहीं लिखा गया, मॉडल में क्यों नहीं बताया, कहीं मेन वर्ब में कहीं क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताते इसके बारे में। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि मैं आपका भाई हूं, अगर आप ये कहो कि मैं आपका भाई हूं, तो आपके परिवार में कहीं ना कहीं तो मेरा नाम होगा, कहीं ना कहीं तो मेरा नाम होगा ना। चाहे मैं पास में रहूं, चाहे मैं दूर में रहूं, चाहे कहीं भी रहूं, मेरा नाम तो होगा। तो इन सब का हैज बीन और हैव बीन का भी तो नाम होना चाहिए, नहीं होता। इसका मतलब जाहिर सी बात है कुछ इसमें कहानी है, और कहानी क्या थी जो हमने आपको समझाया। ठीक है, आइए अब बात को आगे लेके चलते हैं। कोरोना से प्रयागराज और प्रतापगढ़ जैसे कुछ जिलों में कुछ छूट मिल गई है, लेकिन उसका आप लोग दुरुपयोग ना करें, है ना, उसका दुरुपयोग ना करें। ठीक है, कुछ छूट मिली है, लेकिन आप सब अपने तरीके से जैसे सुरक्षित रह रहे हो, बहुत अच्छे से सुरक्षित रह रहे हो, हमें पता है। आप सब वैसे सुरक्षित अपने घर में पड़े रहो। कुछ दिन बाद जैसे एकदम से लॉकडाउन खत्म हो जाता है, फिर हम लोग मस्त एकदम सब लोग खाली हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, कहीं भी घूम टहल सकते हो। ये मत सोचना कि कोरोना से एक बार बच के अभी कभी नहीं हो सकता, बच के रहोगे तो ही अच्छा है। ठीक है ना। देखिए अमेरिका में एक एक साल के लिए सभी चीजें बंद कर दी गई, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस एक एक साल के लिए बंद कर दिए। सोचिए कितनी प्रॉब्लम होगी, एजुकेशन कितना खराब हो जाएगा। तो अपने यहाँ जैसे चल रहा है वो एजुकेशन अच्छा है। आपको एक और बात बता दूं, 5200 पदों पर लेखपाल की भर्ती आ रही है, 5200 पदों पर लेखपाल की भर्ती आ रही है। लॉकडाउन जैसे खत्म होगा उसकी वैकेंसी का ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा, मतलब उसका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। आप सब पढ़ते रहो, वैकेंसीज आएंगी, सब काम होगा, आप सबको सब काम मिलेगा। बस ये है कि आप अपनी पढ़ाई तो जरूरी रखो, तैयार रखो। अभी पता लगा कि झगड़ा हुआ तो आप बंदूक बनाना चालू कर दिए, उसी को कहते हैं प्यास लगी तो कुआं खोदना। नहीं, पहले से ही सब चीज मेंटेन रखो, बैलेंस रखो, तैयार रहो। बाद में देखो सब चीजें आपके ही लेवल की होंगी, आपको सब चीज मिलेगी। ऐसी कोई बात नहीं जिसके आप हकदार हैं आपको ना मिले। ठीक है ना। चलिए, तो फिर हम लोगों ने देखा, पहचान देख लिया और इसके नियम देख लिया। नियम में अब जरा स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस का पैटर्न देखते हैं। सेंटेंस का पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न। आप जानते हो कि किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। है तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। ये होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो पहले वाक्य में अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस लें तो आप लगाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है आप उसके हिसाब से बना लोगे, और उसके बाद आप लगाएंगे हैज बीन, और उसके बाद लगाएंगे हैव बीन, चाहे जो भी, चाहे हैज बीन लगाइए चाहे हैव बीन। सिंगुलर है आप हैज बीन लगाना, प्लूरल है आप हैव बीन लगाना। कैसे, ये आपको पहले ही सिखा चुका हूं। जब हम परफेक्ट आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे हैज कब लगाएंगे, हैव कब लगाएंगे। तो हैज कब लगाते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। हैव कब लगाते हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर हैज और हैव आप जानते हो, इसलिए मैंने हैज बीन और हैव बीन के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताई। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप लोग जोड़ेंगे आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ेंगे आईएनजी। और उसके बाद जब आपको लगाना होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अगर आया है तो आप ऑब्जेक्ट लिख देना, अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लिख देना। और उसके बाद आपको सिंस या फॉर में से कोई एक सिलेक्शन करना है, सिंस या फॉर में से कोई एक सिलेक्शन करना, और उसके बाद आपको लगा देना है टाइम। ठीक है, सिंस या फॉर का कैसे सिलेक्शन करोगे ये चीज आप लोग बखूबी जानते हो, और बखूबी जानते हो तो उसका यूज करना, अच्छे से समझ के करना। बेहतरीन ढंग से आपको शायद मैंने समझा दिया है, और आप लोग आराम से वहां पर चुनाव कर पाएंगे कि कौन सी चीज का वहां पर यूज करना है। ठीक है, तो उसमें गलती ना करिएगा। अब देखो जो मैं कह रहा था कि ये हेल्पिंग वर्ब है या ये मेन वर्ब है, ये क्या है, तो आप मुझे बताओ हर एक समय पे कब आपका नॉट जो है वो कब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है ना, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। अब आप मुझे बताना, अगर ये हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब थी तो हैज बीन और हैव बीन के बाद नॉट लगना चाहिए था ना।
हैज बीन और हैव बीन अगर हेल्पिंग वर्ब थी तो हैज बीन और हैव बीन के बाद नॉट लगना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब पूरी है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब मेन मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये हैज और हैव है। इसीलिए जो नॉट का यूज आप करोगे वो हैज और हैव के तुरंत बात करोगे, लेकिन इस बीन के पहले। अर्थात मैं ऐसे भी कह सकता हूं इस हैज बीन के बीच में, इस हैव बीन के बीच में आप करोगे। आई बात समझ में? लेकिन हैज बीन नॉट नहीं करोगे, हैज नॉट बीन करोगे, हैव बीन नॉट नहीं करोगे, हैव नॉट बीन करोगे। अब बात समझ में आएगा? प्रमाणित हो गई, प्रूव हो गया कि ये चीज सही क्या था कि ये हैज और हैव ही हेल्पिंग वर्ब है। ये पूरा हैज बीन और हैव बीन पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब केवल हैज और हैव है। ठीक है जी। चलिए अब इसका बनाओगे तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे, फिर हैज लिखोगे या आप हैव लिखोगे, और इसके बाद आप नॉट, ठीक है, या नेवर या एवर, जो भी चीजें होंगी आप लगाओगे, और इसके बाद तब आप क्या लगाओगे? बीन लगाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या लगाओगे? बीन लगाओगे, और फिर हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं आईएनजी, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर आप लगाओगे सिंस या फॉर, कोई एक चीज जैसे सिलेक्शन करना बताया था आप लोग कर लेंगे। ठीक है, सिंस या फॉर, और उसके बाद आप क्या लगाओगे? टाइम लगा दोगे। ठीक है सर। अब बात आती है इंट्रैक्टिव की। तो इंट्रैक्टिव दो तरीके का होगा। अब आप मुझे बताओ, फिर से वही बात कि हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाला जाता है ना, तो क्या मैं पूरे हैज बीन और हैव बीन को पहले निकालूंगा? नहीं। क्यों? आपने बताया मुझे, क्या बताया कि सर हैज बीन और हैव बीन पूरी पूरी हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। इसका मतलब बाहर क्या निकालोगे? पहले वाले के लिए बाहर क्या निकालोगे? केवल हैज या और हैव को बाहर निकालोगे। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हैज बीन और हैव बीन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना। चलिए अब इसे बनाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे मेरे सरकार? हैज या हैव को आप पहले निकाल दोगे, और उसके बाद बचेगा क्या? जैसे ही आप हैज या हैव को बाहर निकाल दोगे बचेगा आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा बीन। क्या लगाना पड़ेगा? बीन। और फिर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ोगे आईएनजी, और फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर सिंस या फॉर्म में से कोई एक सिलेक्शन करोगे और लगाओगे आप टाइम, और उसके बाद आपको एक चीज लगाना नहीं भूलना है, क्वेश्चन नोट। ठीक है। दूसरे टाइप का जो इंट्रैक्टिव सेंटेंस होगा उसमें क्या लगाएंगे? WS फैमिली लगाएंगे। तो ये वाली चीज पूरी सेम रहेगी, बस इसके पहले आपको एक चीज पढ़ानी है, WS फैमिली। तो यहां पर आप WH फैमिली के वर्ड बढ़ा दीजिए, WH फैमिली के वर्ड बढ़ा दीजिए, और उसके बाद हूबहू ये चीजें आप कॉपी कर सकते हो, हैज या हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आप जोड़ेंगे आईएनजी, और लगाएंगे यहां पर ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर के साथ, और उसके बाद आप जोड़ दीजिएगा टाइम। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। इतनी बातें आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज और बचता है, क्या? इंट्रैक्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रैक्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रैक्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में हमने आपको एक चीज हमेशा बताई है कि जो नॉट होगा वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किया जाएगा, और ये आपको पहले ही बता दिया कि ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करोगे तो यहां पर प्रयोग होगा। मैं थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं इंट्रैक्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का। यहां पर अगर ये वाला सेंटेंस बना, फर्स्ट वाला इंट्रैक्टिव का नेगेटिव बनाना है, तो आप इसे ऐसे बनाओगे, हैज और हैव लगाएंगे, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही आपको लगाना पड़ेगा नॉट, नेवर, जो भी चीजें आपको लगानी है यहां पर आप तुरंत इसी के बाद लगाएंगे, और उसके बाद आपके पास ये सब्जेक्ट हमने लगाया, उसके बाद हमने नो नॉट जोड़ा, अब क्या बचा था? बीन, और आप यहां पर लगाएंगे बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अब आप जोड़ दीजिए आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसके बाद लगाना सिंस या फॉर लगाना, सिंस या फॉर लगाना, और उसके बाद आप यहां पे जोड़ दीजिएगा टाइम। ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है। ये भी क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव है, ये भी क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव है, ये बात आप याद रखना। दूसरा, छठा वाला,
अब ये WS फैमिली वाला सेम पूरी प्रोसेस रहेगी। सब्जेक्ट की जस्ट बात आपको एक छोटी सी बात लगानी है, नो या नॉट या नहीं वो, तो कैसे करोगे? WS फैमिली वर्ड आप जोड़ोगे और उसके बाद तुरंत आप लगाएंगे हैज या हैव, उसके तुरंत बाद आप लगाएंगे हैज या हैव, उसके बाद आप लगाएंगे क्या? सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। और यही सब्जेक्ट जैसे आप लगाएंगे उसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है? या तो नॉट, या तो नेवो, या तो एवो, जो भी चीजें आपको यहां पर लगानी है आप ये लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? आपने नॉट लगा दिया, उसके बाद आपके पास बचा था बीइंग, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें जोड़ेंगे मेरे भैया आईएनजी, ठीक है। और उसके बाद यहां पे आप लगाओ ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाइए और उसके बाद जो टाइम है वो लगाइए, लेकिन इंट्रोगेटिव मार्क लगाना, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लें, फिर हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जी तो जी कैसे बिन आपके, जी तो जी कैसे। चलिए अब चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। देखते हैं छोटे छोटे वाक्य, पहले छोटे छोटे वाक्य करेंगे, फिर हम लोग बड़े बड़े अपने स्टाइल में बात करेंगे। जैसे मैंने लिखा राजेश और साधना, राजेश और साधना 5 घंटों से किताब पढ़ रहे हैं, 5 घंटों से किताब पढ़ रहे हैं। नियति सुबह से खाना खा रही है। अंकित, अनुराग और मैं जनवरी से इस घर में निवास कर रहे हैं। आप सब ट्रांसलेट करते रहो, ठीक है। सुधा और श्वेता हमारे साथ 2 वर्षों से एसएससी की तैयारी कर रही हैं, ठीक है। ये 4 वाक्य आपके सामने हैं, जरा इसे देखिए और आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। सरल सरल वाक्य हैं, आप सब ट्रांसलेट कर लेंगे।
ठीक है। देखिए पहले वाले वाक्य में लिखा गया है राजेश और साधना, ये एक वाक्य का सब्जेक्ट है। राजेश और साधना वाक्य का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे राजेश एंड साधना, राजेश एंड साधना। अब पहचान करने की जरूरत थी, थोड़ी मैं जल्दी से बता दिया आपको, पहचान करने की जरूरत थी। देखिए इसमें रहे हैं आया है, इसमें रही है आया है, इसमें भी आया है रहे हैं, इसमें भी रही है आया है। और आपको ये तो कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपने भी कहा, हमने भी कहा, ठीक है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर ये मेरे सरकार कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आप मुझे बताओ, यहां से 5 घंटों से जो कह रहा है, 5 घंटों से कह रहा है, क्या कुछ काम पूरा भी हुआ क्या? 5 घंटों का कुछ काम पूरा भी हुआ क्या? तो ये परफेक्ट भी है। तो ये क्या है? परफेक्ट भी है। अब जरा पढ़ के दिखाओ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ कि नहीं? अब अगर लास्ट में यहाँ पे है लगा है तो आप कहोगे प्रेजेंट का है। तो इसका मतलब ये टेंस बन के तैयार हुआ किसका मेरे भैया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ऐसे ये भी, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। ठीक है, तो हमने लिखा राजेश एंड साधना। अब राजेश एंड साधना तो प्लूरल हो गया, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? हैव। और हमने कहा बीन भी लगा दो। क्यों? अब आप पूरी कहानी जान चुके हो, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। राजेश एंड साधना हैव बीन, पढ़ाई करना, पढ़ना, रीड। अब इसमें आप क्या जोड़ोगे? आईएनजी जोड़ोगे। हमने जोड़ दिया आईएनजी। राजेश एंड साधना हैव बीन रीडिंग। क्या पढ़ रहे बेटा? हमने कहा ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देना, नहीं है कोई बात नहीं, है तो लगा देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। हैव बीन रीडिंग बुक, हैव बीन रीडिंग बुक कब से? 5 घंटों से। अब आप मुझे बताओ कि मैं सिंस लगाऊंगा या फॉर लगाऊंगा, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? तो 5 घंटों का मैंने कहा अगर कैलकुलेटेड टाइम रहेगा, या ऐसे आपको बताया था न्यूमरल प्लस टाइम अगर रहेगा, न्यूमरल प्लस टाइम शोइंग वर्ड रहेगा, तो वहां पे आप फॉर लगाओगे। तो यहां पर देखिए ये न्यूमरल है 5 और टाइम शोइंग वर्ड है आवर, तो यहां पर ये जो रिलेशन बना वो किसका बना? फॉर का। तो आप लगाओगे फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स। इसे हावर ना बोला करिए, ठीक है? फॉर 5 आवर्स, इसे आवर्स बोला जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? तो बना ट्रांसलेशन हमारा राजेश एंड साधना हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 5 आवर्स। क्लियर? देखिए यहां पर लिखा गया नियति सुबह से खाना खा रही है। अरे कितना खाना खाती है? नियति सुबह से खाना खा रही है। अगर सुबह से खाना खा रही है तो कैसे बनाओगे? नियति सब्जेक्ट है, नियति क्या है? आपका सब्जेक्ट है। हमने लिखा नियति, नियति सुबह से खाना खा रही है, तो नियति सिंगुलर है, आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा नियति। और वर्ब क्या लगाओगे? हैज बीन। क्या लगाओगे? हैज बीन। नियति हैज बीन। खाना की अंग्रेजी होती है ईट। क्या होती है? ईट। और उसमें क्या जोड़ोगे आप? आईएनजी। नियति हैज बीन ईटिंग। क्या खा रही है? फूड। आपको एक दिन बताया था ईट, फूड, हैव कैसे क्या क्या होता है उसके बारे में बताया था, आपको याद रहना पड़ेगा। नियति हैज बीन ईटिंग फूड। कब से खा रही है? सुबह से। कब से खा रही है? सुबह से। हमने कहा था कि सिंस का प्रयोग तब करते हैं जब पार्ट ऑफ द डे की बात हो। सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब पार्ट ऑफ द डे की बात हो। देखो जो मैंने सिंस ऑफ फॉर की वीडियो आपको बताई है, सिखाई है वो वाली क्लास, उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ा करिए। जब उसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो वो एकदम पूरी दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर वो आपके दिमाग में बैठ गया तो कभी भी आपको फेल नहीं होने देगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गलतियां लोग करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं, टीचर्स भी कर देते हैं। ठीक है ना? तो आप इसे याद रखना। तो क्या होगा? नियति हैज बीन ईटिंग फूड, सुबह से है, पार्ट ऑफ द डे है, तो आप लगाओगे मेरे भैया सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। एनी डाउट? ये बात समझ में आई? नियति हैज बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगला लिखा गया है अंकित, अनुराग और मैं जनवरी से इस घर में निवास कर रहे हैं। आप देखिए इसमें जो सब्जेक्ट आपका आया है वो सब्जेक्ट भी कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड है, हमने आपको बताया था 231 का रूल लगेगा। प्रोनाउन सेक्शन जब आपको पढ़ाने लगूंगा सिंटैक्स में, तो उसमें इन सब चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। तो अभी ये थर्ड पर्सन है, फिर फर्स्ट पर्सन है, तो हम लोग 231 लगाने में सेकंड पर्सन नहीं है, तो केवल पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। तो मैंने लिखा अंकित, अनुराग एंड आई जनवरी से रह रहे हैं। अब देखो ये प्लूरल हो गया, तो हम लोग यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैव बीन। अंकित, अनुराग एंड आई हैव बीन। रहने की, निवास करने का अंग्रेजी होती है रिसाइड। क्या होती है? रिसाइड। और जोड़ेंगे आप आईएनजी, तो हो जाएगा रिसाइडिंग। आप आईएनजी रिसाइडिंग की जगह अगर आप लिविंग भी लगा देंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं है।
अंकित, अनुराग एंड आई हैव बीन रिसाइटिंग, कहां रह रहे हैं? इस घर में। हमने कहा था कि उल्टा बनाते हैं, अगर कभी भी कोई फ्रेजल बनेगा उल्टा बनाएंगे तो बनेगा इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। कब से रह रहे हैं? जनवरी से। कब से रह रहे हैं? जनवरी से। अगर साल का नाम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए तो वहां पर भी आपको सिंस लगानी पड़ती है। यहां पर क्या लगाओगे? सिंस जनवरी। क्या लगाएंगे मेरे भैया? सिंस जनवरी। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है ना? अंकित, अनुराग एंड आई हैव बीन रिसाइडिंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। क्लियर? अब देखो दूसरा, सुधा और श्वेता हमारे साथ 2 वर्षों से एसएससी की तैयारी कर रही हैं। सुधा और श्वेता, यहां पर ये जो सब्जेक्ट बना हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट बना, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सुधा एंड श्वेता, सुधा एंड श्वेता, सुधा एंड श्वेता। अब ये सुधा एंड श्वेता जो है कंपाउंड सब्जेक्ट है मेरे भैया, आप लगाओगे हैव। सुधा एंड श्वेता हैव बीन, तैयारी करने की अंग्रेजी होती है प्रिपेयर, प्रिपेयर, और प्रिपेयर के बाद बनेगा प्रिपेयरिंग। क्या बनेगा? प्रिपेयरिंग। हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, फॉर एसएससी। सुधा एंड श्वेता हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। किसके साथ कर रही हैं? मेरे साथ कर रही हैं, विद मी, विद अस, हमारे साथ, विद अस। कब से कर रही हैं? 2 वर्षों से कर रही हैं। अब आप मुझे बताओ 2 वर्षों से क्या कैलकुलेटेड टाइम है क्या? 2014, 2015, 2016, ऐसे अपन जोड़ जोड़ के, जब कैलकुलेटेड टाइम आएगा तो आप क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे। क्या लगाओगे? फॉर लगाओगे तो हो जाएगा फॉर 2 years, फॉर 2 years, फॉर 2 years। ठीक है जी, ये बात आप सबको समझ में आ गई? इसे आप लोग एक बार लिख लीजिए, फिर कुछ ट्रांसलेशन और कराते हैं। इसे आप लोग एक बार लिख लीजिए, फिर कुछ ट्रांसलेशन और कराते हैं। ठीक है, जल्दी से करिए। हो गया? चलो भाई, चलिए 2 4 5 मार्क और देख लेते हैं, नेगेटिव और इंटरेक्टिव मिला करके। वे लोग बहुत दिनों से अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, वे लोग बहुत दिनों से अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग पिछले बुधवार से पिछली बुधवार से रामायण धारावाहिक नहीं देख रहे हैं। क्या भारत के
तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री 14 मार्च से, क्या भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री 14 मार्च से देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। और क्या लिखूं? अंकिता दीपावली से मेरे घर क्यों आ रही है? अंकिता दीपावली से मेरे घर क्यों आ रही है? ये कुछ वाक्य हैं जिन्हें हम सबको ट्रांसलेट करना है। लिखा है वे लोग बहुत दिनों से अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। वे लोग बहुत दिनों से अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये वे लोग की अंग्रेजी बनेगी दे, या दे ऑल दे पीपल भी आप लगा सकते हो, दे। और इसके साथ हम लोग लगाते हैं हैव बीन। क्या लगाते हैं? हैव बीन। लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पर क्या आया है? नहीं आया है। क्या आया है? नहीं आया है। तो हमने कहा था कि हैव और बीन के बीच में आप नॉट लगाओगे, तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन। पूरा करना की अंग्रेजी होती है कंप्लीटिंग या कंप्लीट या फिनिश, आप दोनों लगा सकते हैं, अकम्प्लिश भी लगा सकते हैं। दे हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग अपना काम, तो हो जाएगा क्या? देगा, देयर हो जाएगा, देयर वर्क। दे हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग देयर वर्क। बहुत दिनों से, अब बहुत दिनों से जो ये है उसमें आप लोग क्या लगाओगे? जैसे हमने आपको सिखाया था कि बहुत दिनों से अगर कोई बात होगी तो वहां पर सर्टेन बात नहीं होगी, इनडेफिनिट टाइम की बात होगी। किसकी बात होगी? इनडेफिनिट टाइम की बात होगी। और अगर इंडेफिनिट टाइम होगा तो वहां पे आप लगाओगे फॉर। तो यहां पे आप क्या लगाओगे? फॉर अ मेनी डेज। दे वर्क फॉर मेनी डेज। आप लोग पिछले बुधवार से रामायण धारावाहिक नहीं देख रहे हैं, इसको भी आप लोग बेहतरीन ढंग से बनाएंगे। आप लोग मतलब यू, तो आप यू पीपल लगाइए, यू लगाइए, सब सही है। यू हैव, अब तो नॉट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग सीरियल, टीवी देखने के लिए वॉचिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, वॉच शब्द का, ठीक है। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग, रामायण सीरियल है तो यहां पे आप कहेंगे सीरियल। नाम अगर लगाना है तो नाम लगा दो, नहीं तो आप सीधे सीधे लिख दो रामायणा। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग सीरियल रामायणा। कब से नहीं देख रहे हो? बुधवार से। बुधवार एक पार्ट ऑफ द डे है, सॉरी डेट का नाम है, डे का नाम है, तो आप यहां पे लगाओगे सिंस। तो क्या हो जाएगा? सिंस वेंसडे। इसे वेडनेसडे नहीं बोलते, इसे वेंसडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंसडे, ठीक है। क्या भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री 14 मार्च से देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं? तो क्या भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, अब क्या पहले आ गया? तो भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री वो तो एक ही होंगे, तो आप इसके लिए क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। हैज द कंटेम्पररी PM of India, the contemporary PM of India, और इसके बाद आप लगाओगे been, ठीक है। The contemporary PM of India has the contemporary PM of India been, संबोधित करना की अंग्रेजी होती है address, तो क्या लगाएंगे आप? addressing किसको? देशवासियों को। to the citizen, to the citizen
कब से कर रहे हैं? 14 मार्च से। तो डेट है, तो आप यहां पर डेट है तो आप क्या लगाओगे? सिंस 14th मार्च। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आप सबको? बोलिए भैया, समझ में आ रही है ना? लास्ट वाक्य लिखा गया है, अंकिता दीपावली से मेरे घर क्यों आ रही है? तो सबसे पहले अब आपको WH फैमिली लगाना पड़ेगा। क्यों? तो आप लगाएंगे वाई। अंकिता है तो हैज लगाएंगे, वाई हैज अंकिता, वाई है अंकिता बीन कमिंग टू माई हाउस, कमिंग टू माई हाउस। कब से आ रही है? दीपावली से। तो आप लगाओगे सिंस दीपावली, सिंस दीपावली। ठीक है बाबू जी, ये आपका हुआ ट्रांसलेशन। आई होप कि आप लोग इसे अब अच्छे से कर लेंगे। कुछ इसके यूजेस हैं जो हम आपके साथ और बता देंगे, तो ये भी टेंस हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसे मैं मिटा दूं। चलिए देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें समय भी दिया रहता है और उसका रहा रही रहे से आप पता कर लेते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसमें समय का पता नहीं रहता, समय आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन इससे ये जरूर पता चलेगा कि इसमें ये रेगुलरिटी रही है, जो पीछे से काम शुरू हुआ और आज भी वो चल रहा है, ऐसा काम पता होगा। मैं एक बार अपनी बात को फिर से दोहराता हूं। हमने अभी जो ये कहा वो ये कहा कि वाक्य में रहा रही रहे तो आता ही आता है, साथ ही साथ हमको ये पता चलता रहता है कि इसमें टाइम भी दिया गया है, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी हैं, ऐसे भी कार्य के लिए भी इसका प्रयोग कर देते हैं हम लोग, जो हाल से चलते चले आ रहे हैं और जिनका प्रभाव अभी भी बना है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन ऐसा प्रभाव बनेगा तो उसमें आपको समय नहीं दिया हुआ मिल सकता है, उसमें समय दिया हुआ नहीं मिल सकता है। ऐसे वाक्यों को जब हम लोग हिंदी में अनुवाद करते हैं, ऐसे वाक्यों का जब हम लोग हिंदी में अनुवाद कर रहे होते हैं, जैसे हमने एक लिख दिया, एक वाक्य लिख दिया आपके लिए, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, और my soulmate has been helping me। ठीक है, मैंने बोल दिया। अगला, कुलदीप and Ashish have been teaching here। ठीक है, और लिख दिया what I have been describing, what I have been describing is true, what I have been describing is true। ठीक है, ये बातें आपको लिखा मैंने। अब आप बताओ मुझे, इसमें कहीं भी सेंस फॉर दिख रहा है क्या? इसमें कहीं भी सेंस फॉर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या ये सेंटेंस गलत है क्या? नहीं। अगर मैं यहां पर लगा देता इट इज रेनिंग, तो ये बात गलत हो जाती। इट इज रेनिंग कहते ही तुरंत ये बात तो ये हो जाती कि अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन इट हैज बीन रेनिंग कहने की बात हुई कि अभी तक बारिश तो हो ही रही है, बारिश तो अभी हो ही रही है, लेकिन ये बारिश कुछ देर पहले से ही हो रही थी, कुछ देर पहले से ही हो रही थी, कुछ बारिश हो भी गई है और अभी भी हो रही है, बट टाइम नहीं दिया गया। तो क्या इसे आप नहीं मानोगे? मानोगे, लेकिन इसको जब हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो ये हो रही है, रहा है, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे ट्रांसलेट करोगे तो गलत हो जाएगा। अब इसका यूज अपन जब बोल रहे होते हैं तो बहुत तेज करते हैं, इसका यूज जब अपन बोल रहे होते हैं ना तो बहुत तेज कर रहे होते हैं। तो अब कैसे करोगे इसे जरा समझो।
इट हैज बीन रेनिंग का अनुवाद आप ऐसे नहीं करेंगे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है ना। जैसे मान लो कि मैं किसी के साथ रहता हूं, ठीक है, तो अभी तो रह रहा हूं ना, आप मुझे अभी देखोगे तो आप बोलोगे आप इनके साथ रह रहे हो, ठीक है, बोलोगे। लेकिन मैं इनके साथ रह रहा हूं तो क्या अभी रह रहा हूं क्या? मैं कुछ दिन पहले से भी इनके साथ रहा हूं, मेरा काम कुछ दिन तक इनके साथ रहने का हो गया है और अभी भी रह रहा हूं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि मैं कब तक रहूंगा। ऐसे ही यहां पर है कि बारिश होने का जो काम है वो कुछ देर पहले हो रही थी, अभी भी हो रही है और आगे कब तक होती रहेगी क्लियर नहीं पता। अभी भी हो रही है, कुछ देर पहले से भी हो रही थी और आगे कब तक होती रहेगी पता ही नहीं है। तो ऐसे अगर वाक्य आ जाए और इनका ट्रांसलेशन आप हिंदी में ऐसे कर दोगे तो बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी, थोड़ी सी गलत हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी बात गलत हो जाएगी। तो इसे कैसे बनाओगे? इसका ट्रांसलेशन जब आप करोगे तो आप ऐसे करेंगे, बारिश होती आ रही है, होती आ रही है या होती रही है, बारिश होती रही है। आप अगर इसको करोगे, माय सोलमेट, सोलमेट मतलब जो आपको दिल से प्यारा हो, ऐसा एक दोस्त जो आपके दिल के करीब हो, और सबके साथ ऐसे एक दोस्त होते हैं आपके दिल के करीब होते हैं, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, भैया भाभी चाचा चाची कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, दिल के करीब होते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब अपने सोलमेट अपने साथ होते हैं। माय सोलमेट हैज बीन हेल्पिंग मी, मेरा दोस्त मेरी मदद कर रहा है, नहीं करते आ रहा है। मेरा दोस्त या मेरी दोस्त, मेरा दोस्त मेरा मदद करते आ रहा है, मेरा मदद करते आ रहा है, करते आ रहा है, करते आ रहा है, ठीक है, या करता आ रहा है, ठीक। मेरा दोस्त मेरी मदद करता आ रहा है, मेरा दोस्त मेरी मदद करता आ रहा है, ठीक है। कुलदीप एंड आशीष हैव बीन टीचिंग हियर, कुलदीप और आशीष यहां पढ़ाते आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ाते आ रहे हैं। यहां पर क्या कहोगे? व्हाट आर बीन डिस्क्राइबिंग, जो अभी मैं आपको डिस्क्राइब करता आ रहा हूं, इज ट्रू, वो सही है। अभी तक जो मैं आपको डिस्क्राइब करता आ रहा हूं वो सब सही है। इसका मतलब अब आपको क्या समझ में आया? मैंने ये कहा कि कुछ काम ऐसे होंगे जो हाल तक चलते रहेंगे और उनका प्रभाव अभी भी पता चल रहा होगा, लेकिन समय नहीं दिया गया रहेगा, लेकिन समय नहीं दिया गया रहेगा। और आप देखो रोज ऐसा यूज आप करते हो, अरे यार मैं मोबाइल चलाता आ रहा हूं, मैं तैयारी करता चला आ रहा हूं, ऐसा आप यूज करते हो ना, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कर पाते, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कर पाते क्यों? पता ही नहीं था कि कैसे हम इसके बातों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या एग्जैक्ट ये नहीं पता होता कि कौन से सेंटेंस का, कौन से टेंस का ये वाक्य, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, नहीं पता चलता, ठीक है ना। तो ये चीजें अब आपको पता हो गई और आप इससे आराम से कर पाएंगे। तो हमने क्या कहा कि ऐसे कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है जो हाल ही में तो हो रहे होते हैं और इसके लिए समय का ज्ञान नहीं होता, और आगे कब तक रहेंगे इसका प्रभाव बना रहता है, लेकिन इसमें समय का ज्ञान हमको नहीं होता। समझ में आई बात? ये चीज आपको समझ में आई? बोलिए। बहुत अच्छा यूज है, आप सबको समझ में आ गया होगा। बताओ मेरे भैया जल्दी जल्दी, समझ में आ गया ना? क्लियर? चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं हर बर्थडे पर हम दोनों एक दूसरे को बर्थडे विश करते चले आ रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे? कर लोगे ना? ट्रांसलेशन करके मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखोगे, कमेंट करोगे मुझे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। क्या है ट्रांसलेशन? कि हर जन्मदिन पर हम दोनों एक दूसरे को विश करते चले आ रहे हैं, ठीक है, या हर दिन हम दोनों साथ में आते रहे हैं,
और भी ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हो, उनका ट्रांसलेशन करिएगा और खूब अच्छे से यूज करिएगा। ठीक है, बेहतरीन चीज सीखे हो उसका यूज करो। कोई भी चीज आप अगर सीखते हो तो उसका यूज करो। कैसे? या तो आप उसे अपने से बार बार ट्राई करो, सेंटेंस को बोलने का ट्राई करो, बोला करो उसे। जब आप बोलोगे तो आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी आ जाएगी। और कुछ तो प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं, जैसे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत करते हैं, जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर। घर पे देखो सब लोग होते हैं इन्वर्टर, इन्वेटर, ये सब चीजें गलत हैं। आप उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करोगे तो समझ में आएगा। और दूसरी एक अच्छी बात है कि अगर कोई चीज आपने सीख लिया तो आपने किसी और को सिखाना है, आपने किसी और को सिखाना है। आपके छोटे भाई बहन हैं या कोई आपका फ्रेंड है, आप उसको सिखाना है। हम लोग भी ऐसा करते हैं। अपन क्या करते हैं, अपने दोस्तों को क्वेश्चन देते हैं, अपन उनसे पूछते हैं, वो हमसे पूछते हैं। ऐसे करके हम सबका क्वेश्चन क्या होता है, तैयार होता रहता है। इससे नॉलेज और बढ़ता रहता है और इतना अच्छा नॉलेज बढ़ता है कि वो कभी भूलेगा नहीं। समझ रहे हैं ना, वो कभी भूलेगा नहीं। अब देखो, ये बातें हमने जो आपको सिखाई है वो तो बात कंप्लीट हो गई। कहां तक? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक। अगला जो टेंस होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा ले, 1 घंटे का टाइम ले ले या 2 घंटे का टाइम ले ले, लेकिन उसके बाद से कोई टाइम नहीं लगेगा। हम जल्दी जल्दी इसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर करते हुए चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इसमें कोई काम जो होता है वो किसी पास्ट के टाइम में, पास्ट के टाइम में मतलब वो अभी के टाइम में नहीं, अभी हाल ही फिलहाल में नहीं, बल्कि वो कुछ देर पहले वो काम पूरा हो गया रहता है। अगर किसी काम का ऐसा पता चले कि वो कुछ देर पहले ही पूरा हो गया है तो ऐसे टेंसेस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके बारे में खूब अधिक जानकारी हम लोग पाएंगे अगली वाली क्लास में। ठीक है, आज के लिए मैं क्लास यहीं तक रखूंगा। आप लोग देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों के पास भेजिए। जो अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो अन्य लोगों को भी पता चले। क्योंकि अगर आपने कोई ट्रांसलेशन बोला तो उसको समझ में तो आना चाहिए ना, तब तो वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। नहीं तो क्या करोगे, कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा, बाद में आप हिंदी में बोलने लग जाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन हमारा स्टॉप ना हो, हम दोनों अंग्रेजी में बातचीत करते रहे, तो क्या करना पड़ेगा? जो चीजें आप जानते हो वो लोगों के पास तक भेजो। ये वीडियोस अगर आपको ज्यादा इंस्पायरिंग है या आपको कुछ अच्छा सिखाइए तो आप लोगों के पास तक भेजो, ताकि वो भी वीडियोस देखें और वो भी सीखें और फिर आप दोनों अंग्रेजी में टॉकिंग करो। ठीक है, तो इंटरेक्शन इससे बढ़ता रहेगा, कम्युनिकेशन आप सबका इंग्लिश में होता रहेगा और धीरे धीरे आप लोग बिल्कुल बदल जाएंगे और हिंदी की जगह आप बोलोगे सर पूरा इंग्लिश में बताइए, तो हमको भी आसान होगा और आपको भी आसान होगा। तो चलिए, बने रहिए आप हमारे चैनल पर, देखते रहिए। आपका अपना चैनल है, आपका परिवार है, आपका अपनी दुनिया है मेरे भाई। देखते रहेंगे, हम लोगों को बहुत मजा आएगा। सीखने सिखाने की जो ये हमारा कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। किसके साथ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। बहुत मजा आएगा अगले दिन भी। ठीक है, आप मेरे साथ देखते रहो। तब तक आप सब घर पे रहो, सुरक्षित रहो। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।